वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन एंड C4 पाथवे। ये दोनों टॉपिक काफी डिफरेंट हैं, पर दोनों साथ में पढ़ना जरूरी है, तभी आपको फोटो रेस्पिरेशन समझ में आएगा और C4 पाथवे भी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी को समझते हैं। अगर आपने इसके पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक सन बना दिया। फाइन, सनलाइट पड़ रही है किसके ऊपर, एक प्लांट के ऊपर। जैसे ही एक प्लांट के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो प्लांट की जो लीफ होती है उसमें जो मीसोफिल सेल्स होते हैं, मीसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलोकॉइड्स प्रेजेंट है, थैलोकॉइड की मेम्ब्रेन में दो फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, PS2 एंड PS1। P680 नैनोमीटर की और 700 नैनोमीटर की सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है 2 स्टेप्स में, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, ATP एंड NADPH2। ATP एंड NADPH2 ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। कहां पर, थैलोकॉइड की, ये जो थैलोकॉइड है उसके स्ट्रोमा में, थैलोकॉइड के स्ट्रोमा में ATP एंड NADPH2 जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। अब क्या होता है, डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन C3 साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। वो होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा एरिया में। C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। यहां पर क्या होता है, ये जो ATP और NADPH2 फॉर्म हुआ है, ये दोनों प्रोडक्ट यूज होते हैं क्या बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस में दो चीजें बनती हैं, एक ग्लूकोज, दूसरा बनता है ऑक्सीजन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर ATP NADPH2 के साथ में ऑक्सीजन भी बनती है जो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। डार्क रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH2 का यूज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं और केल्विन साइकिल में जो RuBp 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसको बनाने के लिए भी इधर यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। वो वाला पॉइंट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गई एक ओवरऑल रिएक्शन किसकी, फोटोसिंथेसिस की। अब बात करते हैं ये केल्विन साइकिल की। C4 पाथवे और फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीटली अच्छे से समझने के लिए पहले केल्विन साइकिल का कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। केल्विन साइकिल के अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद में क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। वो कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या होता है, PGA। 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो इट मीन्स कोई एक प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके, बिकॉज सनलाइट का यूज तो यहाँ लाइट रिएक्शन में हो गया, जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको फिक्स करके उसकी कार्बन को 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसका नाम 3PGA होता है। उस प्लांट्स को बोलते हैं क्या, C3 प्लांट्स। क्या बोलते हैं, C3 प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक दूसरे प्लांट की। इस प्लांट ने क्या किया, इसके ऊपर भी सनलाइट पड़ेगी, लाइट रिएक्शन होगा, ATP NADPH2 फॉर्म करेगा, C3 साइकिल में जाएगा और आगे चल के जो ग्लूकोज जो भी फॉर्म करना है वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पर ये प्लांट की ये स्पेशलिटी है, इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ बिकॉज ये प्लांट डिफरेंट है। तो प्लांट 2 और ये प्लांट 1 हो गया। प्लांट 2 क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, फिक्स करने के बाद में यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम होता है OAA, यानी कि ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। तो जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन को फिक्स करके 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म करते हैं केल्विन साइकिल में, उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे यहाँ पर, C4 प्लांट्स।
तो प्लांट्स कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के। जो 3PGA फॉर्म कर रहे हैं वो C3 प्लांट्स हैं। जो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं C4 प्लांट्स। यहां तक समझ में आ गया? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन रिएक्शन में C3 प्लांट, C4 प्लांट्स। अब बात करते हैं एक ऐसी कंडीशन की जो मैक्सिमम प्लांट्स को झेलना पड़ती है। अगर हम बात करें राजस्थान एरिया की, इंडिया में, तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो क्या होगा? सनलाइट से जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट पड़ रही है, चाहे वो ये नॉर्मल प्लांट हो, चाहे वो C3 प्लांट्स हो, चाहे वो C4 प्लांट्स हो, सबके ऊपर हाई अमाउंट की क्या पड़ रही है? सनलाइट। सनलाइट ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा होगी। हीट ज्यादा होगी तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो प्लांट्स में से वाटर ज्यादा से ज्यादा निकलने लगेगा, उड़ने लगेगा। प्लांट्स के पास पानी की कमी हो जाएगी। प्लांट्स के पास पानी की कमी हुई तो प्लांट सूखेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा और ग्लूकोज नहीं बना पाएगा और एक टाइम के बाद प्लांट्स मर जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर प्लांट हाई टेम्परेचर में या हाई सनलाइट में मरते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है एक टाइम पीरियड आने वाला है, गर्मियां आने वाली हैं, तो प्लांट्स हाई टेम्परेचर में जो इनकी लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, वो स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं? क्लोज कर लेते हैं। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो वाटर का जो इवोपरेशन है, जो वाटर बाहर जा रहा है प्लांट से गर्मियों में, वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे वो प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स क्या करेंगे? अपने पानी को स्टोर करके रखेंगे, बचा के रखेंगे पूरी गर्मी भर के लिए, क्योंकि गर्मियों में जमीन के नीचे भी पानी का लेवल काफी नीचे गिर जाता है और तेज धूप में जितना बचा कुचा पानी है प्लांट्स के पास वो भी उड़ जाएगा। तो जैसे ही स्टोमेटा वो क्लोज कर लेंगे तो उससे उनको एक फायदा तो होगा कि उनके अंदर का पानी तो नहीं इवोपरेट हो जाएगा, वो बचा के रखेंगे। लेकिन जो इनकी पहले लाइट रिएक्शन चल रही थी जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, कब? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थैलेकॉइड की ल्यूमेन के अंदर वाटर स्प्लिट होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था लाइट रिएक्शन में, तो अब ये ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी प्लांट्स के अंदर, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गया, अब वो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रही है। जैसे हम होते हैं ह्यूमन बींग्स, हमको ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है वो हम रिलीज करते हैं। प्लांट्स अपोजिट है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशंस कैसी हो रही है? एडवर्स कंडीशन है, टेम्परेचर हाई है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट्स के अंदर बढ़ता जा रहा है, जो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। अब हमारा मेन पॉइंट या मेन टॉपिक आएगा फोटो रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे, हाई सनलाइट पे प्लांट्स अपने आप को सरवाइव करने के लिए, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए, तीसरा अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो भी इनके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस हो या और भी रिएक्शंस हो, उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्लांट्स क्या शो करेंगे? एडेप्टेशंस, यानी कि वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। वो पहला चेंज क्या होता है प्लांट्स का? फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को बंद कर देना या फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कम कर देना। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। प्लांट शो करता है कब? जब हाई टेम्परेचर होता है और हाई ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अपने आप को बचाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कम कर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के टाइप्स आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट टाइप्स कैसे? क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स थैलेकॉइड्स ग्रैनम फॉर्म करके एक दूसरे से ज्वाइन होती है। किससे? लैमेले से। तो क्लोरोप्लास्ट जब प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स में प्रेजेंट हो जो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं हाई टेम्परेचर से, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाते ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट और दूसरे हो जाते एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब है जिनके अंदर जो थैलेकॉइड्स कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रैनम फॉर्म करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
और तो ए ग्रैनल क्या होगा, इनके अंदर थैलेकोइड्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या क्लोरोप्लास्ट खाली पड़ा रहेगा? नहीं, जैसे कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स थैलेकोइड के ग्राना आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, लैमेला से, तो इसके अंदर ओनली लैमेले प्रेजेंट होता है और इनके अंदर क्या होता है, थैलेकोइड प्लस लैमेले दोनों प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट एंड ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। कब आते हैं प्लांट्स के अंदर, जब हाई टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन उनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। तीसरा एडेप्टेशन क्या होता है प्लांट का, क्रैंस एनाटोमी। क्रैंस एनाटोमी ये क्या है, एनाटोमी मतलब किसी लीफ के अंदर का कुछ स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये मैंने बनाया एक लीफ, अब ये वाला एरिया इसका मैं और बड़ा बनाती हूँ। यहाँ पर ये लीफ का जो इतना सा पार्ट में बना रही हूँ, यहाँ पर अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है लीफ के अंदर। और कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर, इंपॉर्टेंट, मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंट क्या हो गए, मीसोफिल सेल्स हो गए। अब क्रैंस एनाटोमी पढ़ना है हमको, तो क्या होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम पढ़े, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो ये जाइलम एंड फ्लोएम के आसपास यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज के आसपास कुछ सेल्स क्या करते हैं, वेस्कुलर बंडल सेल्स, थिक वॉल सेल्स होते हैं जो आसपास वेस्कुलर बंडल्स के कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, टाइटली पैक हो जाते हैं। तो ये बीच में क्या हो गया आपका वेस्कुलर बंडल, और ये क्या हो गए वेस्कुलर बंडल सेल्स, या आप इनको बोल सकते हो बंडल शीथ सेल्स। तो क्रैंस एनाटोमी क्या हो गई, जब हाई टेम्परेचर हुआ, प्लांट्स को अपने आप को कुछ चेंज करना है, तो वो लीफ के अंदर जाकर यहाँ पर मीसोफिल सेल्स तो एज इट इज पड़े होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल के आसपास जो सेल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल सेल्स जो थिक वॉल होते हैं, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, रीथ लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसी स्ट्रक्चर की एनाटोमी को बोलते हैं क्रैंस एनाटोमी। तो ये बंडल शीथ सेल्स हो गए यहाँ पर, और ये कौन से सेल्स हो गए, मीसोफिल सेल्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के 2 टाइप्स देखे थे, ये एडेप्टेशन के टाइप्स हैं। एडेप्टेशन है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जिसमें थैलेकोइड और लैमेला दोनों प्रेजेंट है, और ए ग्रैनल जिसमें ओनली लैमेले प्रेजेंट है। तो जो मीसोफिल सेल्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़े थे मीसोफिल सेल्स के अंदर लाइट रिएक्शन, मीसोफिल सेल्स के अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन से क्लोरोप्लास्ट है, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और जो ये बंडल शीथ सेल्स हैं, इनके पास में कौन से टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ए ग्रैनल। यानी कि दोनों सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यानी कि ये लीफ है, ये प्लांट की लीफ है, लीफ के इतने एरिया की अगर हम बात करें तो मीसोफिल सेल्स भी हैं, बंडल शीथ सेल्स भी हैं। मीसोफिल सेल्स के पास भी थैलेकोइड है, बंडल शीथ सेल के पास भी थैलेकोइड्स है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, दोनों के पास क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन मीसोफिल सेल्स की क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड्स प्रेजेंट है। थैलेकोइड्स प्रेजेंट है तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगी, एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो बंडल शीथ सेल्स यहाँ पे अरेंज है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट तो है, लेकिन उसके अंदर थैलेकोइड्स नहीं है, तो यहाँ पे कोई लाइट रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन क्या प्रेजेंट है, लैमेले प्रेजेंट है, और वहां पे पूरा स्ट्रोमा प्रेजेंट है। तो अब इसका यूज क्या है, यूज ये है जब सनलाइट तेज होती है, हीट तेज होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब ये जो लीफ है, ये किसी भी प्लांट की लीफ हो सकती है, तो यहाँ पर ये मीसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होगी, एटीपी NADPH2 भी फॉर्म होगा, और वो कहाँ मूव कर जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में मूव करने के बाद अगर ये C3 प्लांट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके 3PGA बन जाता, लेकिन नहीं, ये मीसोफिल सेल प्रेजेंट है C4 प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ATP NADPH2 फॉर्म हुआ वो यूटिलाइज तो होगा, लेकिन जो कंपाउंड क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इट मींस C4 प्लांट के मीसोफिल सेल्स में इंस्टेड ऑफ 3PGA क्या फॉर्म होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करेगा, मूव होकर जाएगा बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में जाने के बाद क्या होगा,
वहां पर कौन से सेल्स मिल जाएंगे उसको, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। बंडल शीट सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो कौन से टाइप के हैं, ए ग्रेनल टाइप्स के। इट मींस वहां पे थैलेकॉइड प्रेजेंट नहीं है, ओनली स्ट्रोमा प्रेजेंट है। स्ट्रोमा के अंदर ऑक्जेलोएसिटिक पहुंच गया और वहां जाने के बाद बंडल शीट सेल में जाने के बाद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और एक कार्बन मॉलिक्यूल में। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीट सेल्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और यही कंडीशन चाहिए होती है कब, C3 प्लांट्स को केल्विन साइकिल करने के लिए। तब C4 प्लांट्स के बंडल शीट सेल्स के अंदर एग्जैक्टली C3 साइकिल होगी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ गया हाई कॉन्सेंट्रेशन में, 3 कार्बन RuBP प्रेजेंट होगा बंडल शीट सेल्स के अंदर, वो कार्बन को फिक्स करेगा और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अगेन रीजनरेशन प्रोसेस थर्ड स्टेप में जाकर क्या करेगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में भी होती है, C4 प्लांट्स में भी होती है। डिफरेंस क्या होता है, C3 प्लांट्स के अंदर जो मीसोफिल सेल्स होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, मीसोफिल सेल्स के अंदर ये केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल होती है। C4 प्लांट्स की बात करें तो इनके मीसोफिल सेल्स के अंदर ये वाली केल्विन साइकिल ना होकर कहां पर होती है, बंडल शीट सेल के अंदर केल्विन साइकिल होती है। क्योंकि केल्विन साइकिल होने के बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म होना चाहिए, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। तो C3 प्लांट में तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बन जाता है मीसोफिल सेल में, C4 प्लांट्स के अंदर फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनता है बंडल शीट सेल में। और यहाँ मीसोफिल सेल्स में क्या बन जाता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जो एक 4 कार्बन है, अगर ये ब्रेक होगा तो एक 3 कार्बन, एक 1 कार्बन, और ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड जो बंडल शीट सेल में इंक्रीज हो जाती है और यही अलाउ करती है C3 साइकिल को होने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ओवरव्यू किसका, फोटो रेस्पिरेशन का और C4 पाथवे का। अब डिटेल में पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन को अलग और C4 पाथवे को अलग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।